दोनों मुल्क की सदारत के लिए और उनकी फ़िक्र के लिए आगे आए। और मैं वेलफेयर पार्टी ऑफ इंडिया और वेलफेयर पार्टी ऑफ इंडिया के सारे मेम्बरान का शुक्र अदा करता हूँ और ममनून मशकूर हूँ कि उन्होंने मुझे इस हैसियत दी और मुझे इस लायक समझा कि यहाँ आके मैं आपके सामने कुछ बातें पेश कर सकूँ। मेरा आज का मौजू जो मुझे दिया गया है वो लॉ और इलेक्शन रिलेटेड मार्केटिंग और एडवर्टाइजिंग के लिए। उस मौजू से पहले पहुँचने से पहले कुछ चीज़ें जो अपने वज़ीर अकरम साहब ने कही थी म्यूनसिपालिटी के बारे में, उसको थोड़े तफसील से आपके सामने रखना चाहता हूँ। थोड़ी हिस्ट्री हम जानेंगे कि म्यूनसिपालिटी का वजूद कहाँ से हुआ और हमारे संविधान के अंदर, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर एक कानून के नज़रिए से म्यूनसिपालिटी की क्या हैसियत है। इंशाल्लाह हमारा आप जब लोगों से चुन के म्यूनसिपालिटी में जाएंगे, लोगों को रिप्रेजेंट करेंगे, वहाँ पे हमें ये जानना बहुत ज़रूरी है कि एक काउंसलर के पावर्स के साथ साथ जिस बिल्डिंग में हम बैठे हैं, जिसकी तामीर कैसे हुई है और हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो है, जो एक बेसिक बुक है जिस हिसाब से हमारा देश चलता है, वो उसकी क्या क्या इजाज़त देता है और उसके क्या क्या पावर कॉन्स्टिट्यूशन में दिए गए हैं। कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में बोलने से पहले मैं आपको इसकी हिस्ट्री बताना चाहूँगा। जैसे हम सब जानते हैं, हमारा देश आज़ाद होने से पहले ब्रिटिशर्स के हाथ में था। उन्होंने हम पे बहुत सालों हुकूमत की है। जब ब्रिटिशर्स हुकूमत कर रहे थे तो जैसे वज़ीर अकरम साहब ने कहा, हमारा 3 गवर्नेंस का मॉडल है, एक जो सेंट्रल गवर्नमेंट, दूसरा स्टेट गवर्नमेंट और फिर आता है ये लोकल गवर्नमेंट। सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट का कॉन्सेप्ट तो नहीं था। ब्रिटिश गवर्नमेंट और ईस्ट इंडिया कंपनी सारे फाइनेंशियल हालात और सारे देश के हालात संभालती थी। तो वहाँ पे जब उनको ये बोझ लगने लगा कि भाई अभी हमसे ये चीज़ नहीं संभाली जा रही है और छोटे तबकों से, छोटे इलाकों से उनको जब फाइनेंशियल ज़रूरत पड़ी तो उन्होंने ये सोचा कि चलिए इन्हीं इलाकों को कुछ राइट्स दे दिए जाएंगे, कुछ उनके ऊपर ड्यूटीज दे दी जाएंगी, जिनसे वो उस इलाके को गवर्न करेंगे और वहाँ से सारी फाइनेंशियल जो भी चीज़ें वो हासिल करेंगे वो जो है उनके फंड में जारी होगा। तो ये सारी चीज़ों की सोच लेके ब्रिटिश सरकार ने, अगर मैं यूँ कहूँ तो सबसे पहला म्यूनसिपल कॉरपोरेशन जो है हिंदुस्तान का 1688 में मद्रास में बना है। मद्रास म्यूनसिपल कॉरपोरेशन जो है वो सबसे पहला म्यूनसिपल कॉरपोरेशन है। तो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने ये इस सोच से किया कि उनको फाइनेंशियल सपोर्ट मिले, बट हालांकि जैसे संविधान में लिखा है, जैसे कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है कि भाई लोकल बॉडीज जो है इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव बना के आएंगी। जैसे हम और आपको लोग चूज करेंगे, आप इलेक्ट करेंगे, हम जाके रिफ्लेक्ट करेंगे और लोगों की सोच को रखेंगे। ऐसा जो है ब्रिटिश में नहीं था। उनको बस अपने मफाद के लिए उनको एक इंस्टीट्यूशन क्रिएट करना था, उन्होंने किया। वो आज के दौर की तरह जो लोकल बॉडीज चलते हुए वैसी वो लोकल बॉडीज नहीं थी। तो बहरहाल इसमें 2-3 रेजोल्यूशन जो पास होते आ रहे हैं, जिसमें सबसे इम्पोर्टेंट एक है, सबसे जो पहले आया मायोस रेजोल्यूशन, लॉर्ड मायो बोल के एक था, उसने एक रेजोल्यूशन पास किया कि भाई जो फंडिंग होगी, जो ब्रिटिशर्स के टाइम में जो तबकों की फंडिंग होगी, उसे डिसेंट्रलाइज किया जाए और छोटे छोटे तबकों में बांटा जाए ताकि वो वहां से टैक्स कलेक्ट करके उन तक पहुंचाएंगे। फिर आया आपका लॉर्ड रिपन रेजोल्यूशन बोल के, अगर कहा जाए तो रिपन बिल्डिंग बोल के नाम है, मद्रास में कॉर्पोरेशन का नाम भी अभी है, तो वहीं से उसका नाम हुआ। रिपन का रेजोल्यूशन ने इतनी तहलका मचाई कि उसको फादर ऑफ द लोकल गवर्नेंस भी कहा जाता है। तो रिपन के रेजोल्यूशन ने ये किया कि जैसे लॉर्ड मायोस के रेजोल्यूशन ने बताया था कि भाई डिसेंट्रलाइज करेंगे, एक पूरी सेंटर के हाथ में नहीं देंगे फाइनेंशियल पावर, छोटे छोटे तबकों से लेके आएंगे। वैसे ही लॉर्ड रिपन के रेजोल्यूशन ने ये कहा कि चलो डिसेंट्रलाइज करने के साथ साथ, फाइनेंशियल पावर्स देने के साथ साथ वहां के लोकल लोगों को एज ए रिप्रेजेंटेटिव बनाते हैं। लोकल लोग जो कि ग्रास रूट लेवल से आते हैं, उनको ज्यादा नॉलेज होती है कि भाई हमारे तबकों में क्या परेशानी है। ये कोई राजा महाराजा बैठ के वो डिसाइड नहीं कर सकता। तो ग्रास रूट लेवल से लोगों को लेके आते हैं, वो अपनी परेशानियां बताएंगे और अपनी परेशानियों का अपने ही हिसाब से वो हल कर लेंगे, अपने ही फंड वो जमा करेंगे और उन परेशानियों को वहीं पे हल कर लेंगे। अगेन कॉन्स्टिट्यूशन से पहले ये जो सिस्टम्स आए गए, ये इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव के तरह नहीं होते थे, ये सिलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव के तौर से होते थे। ब्रिटिशर्स ने जो सेलेक्ट कर लिया कि भाई आप एग्जीक्यूटिव रह जाएंगे, आप लोग अपना ये डिसाइड कर लेंगे। वहाँ पे डेमोक्रेटिकली जो हमारा फंक्शन होता है इलेक्शन के थ्रू, ये चीज वहाँ पे कभी भी नहीं थी।
इसके बाद बहुत सारे फलाना रेजोल्यूशंस आए। म्यूनसिपालिटी जो लोकल गवर्नेंस है उसको स्ट्रॉन्ग करने के लिए बहुत सारी कोशिशें हुई। अगर मैं संविधानिक बात करूं, कॉन्स्टिट्यूशन में हमारे ये लोकल गवर्नेंस का मॉडल कब आया, तो सबसे पहले जब कांग्रेस की सरकार थी 1989 में, जो राजीव गांधी की सरकार थी, उन्होंने एक रेजोल्यूशन पास किया, नगर पालिका बिल। वो रेजोल्यूशन लोकसभा में पास किया। जैसे आप जानते हैं कि कोई भी एक एक्ट बनने के लिए, कोई भी एक कानून लागू होने के लिए हमारे देश के 2 हाउसेस में पास करना जरूरी है, लोकसभा और राज्यसभा। फिर उसमें अपना हमारा जो प्रेसिडेंट है वो उसको असेंट करेगा, उसके बाद जो है वो कानून जो है वो अमल में आएगा। तो लोकसभा में जो है कांग्रेस की जो सरकार थी, उन्होंने नगर पालिका बिल बोल के सबसे पहले लेके आया वो, बट वो सिर्फ लोकसभा में पास हुआ, राज्यसभा में उनको मेजोरिटी नहीं मिली, तो वो राज्यसभा में डिसॉल्व हो गया। तो ये बिल लाने का कॉन्सेप्ट ये था कि जो ब्रिटिशर्स के जमाने से ये जो जद्दोजहद चल रही थी कि भाई एक सेंट्रल गवर्नमेंट नहीं, स्टेट गवर्नमेंट, एक लोकल बॉडी क्रिएट करना है और उस लोकल बॉडी को एक कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी देना, कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस देना, इस बिल का जो है पूरा ऑब्जेक्ट था। तो वो बहरहाल वहां पे लोकसभा से पास हुआ और राज्यसभा में डिसॉल्व हो गया। उसके बाद जो है अलग अलग सरकारों को ये लगने लगा कि भाई नहीं, इस चीज की जरूरत है, इस बिल की जरूरत है। तो फिर वीपी सिंह की सरकार आई, उन्होंने भी सोचा कि चलो इस नगर पालिका बिल को हम इम्प्लीमेंट करेंगे, क्योंकि आपको इस मॉडल को आपको पहले समझना बहुत जरूरी है कि ये क्यों जरूरी है। लोकल गवर्नेंस, सेंट्रल गवर्नमेंट अपना सेंट्रल के काम संभालेगी, दूसरे देशों के साथ ताल्लुकात संभालेगी, अपने स्टेट गवर्नेंस के साथ ताल्लुकात संभालेगी। स्टेट गवर्नमेंट जो है पूरा स्टेट संभालती है, पूरे स्टेट के फाइनेंशियल, पूरे स्टेट के स्ट्रक्चर संभालती है। लोकल गवर्नेंस में तब तक अगर आप ये मॉडल नहीं लेके आएंगे, जब तक एक लोकल ग्रास रूट लेवल से जिस तबके के लोग आते हैं उन्हीं तबकों के लोगों को जब तक ये पावर नहीं दिया जाएगा कि आप अपने अपने प्रॉब्लम को समझ के अपने ही किसी आदमी को सेलेक्ट करके आप गवर्नेंस के लिए भेजें जो आपकी प्रॉब्लम अच्छे से समझ सके और वहीं रिजॉल्व कर सके। तो इस गवर्नेंस की बहुत जरूरत थी। तो बहरहाल राजीव गांधी की सरकार ने किया, जो कांग्रेस की सरकार थी, राज्यसभा में डिसॉल्व हो गया। फिर वीपी सिंह की सरकार ने वही नगर पालिका बिल को इम्प्लीमेंट करना चाहा, तो वीपी सिंह की सरकार जो उनकी लोकसभा ही डिसॉल्व हो गई थी। फिर जो है फाइनली 1991 में जो है नरसिम्हा राव की सरकार आई, जो इन कांग्रेस की सरकार थी। तो 1991 में हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जो है अमेंडमेंट करने के लिए 74th अमेंडमेंट लाने के लिए इस बिल को लेके आए कि भाई इस बिल का नाम रखा गया कि मॉडर्न म्युनिसिपैलिटीज बिल। 1991 में इसको इंट्रोड्यूस किया, 1992 में जो है इसको पास किया गया दोनों हाउसेस में। तो 1992 में ही जो हमारे संविधान कॉन्स्टिट्यूशन में जो है एक मेजर अमेंडमेंट आया, 74th अमेंडमेंट। अगर आपको जानना है कि भाई ये लोकल गवर्नेंस का एस्टैब्लिशमेंट कहां से हुआ, ब्रिटिश इंडिया की तो मैंने आपको बात बताई, वो चलिए वो उतनी जरूरत नहीं है। कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर आज जो जिस मॉडल, जिस गवर्नेंस, जिस लोकल गवर्नेंस के लिए आप जद्दोजहद कर रहे हैं, उसका वजूद आया हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में 74th अमेंडमेंट में। जब कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर 74th बार अमेंड किया गया, अमेंड करना मतलब कुछ ऐड करना, कुछ निकालना या कुछ चीजें तब्दील करना। तो इससे पहले हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ये नहीं था। तो इससे पहले ये नहीं था, इसके आने के बाद क्या हुआ, इससे पहले ये नहीं था। तो जैसे मैंने आपको बताया कि 2 सरकारें थी, स्टेट गवर्नमेंट थी, गवर्नेंस था, सेंट्रल गवर्नेंस था, लोकल गवर्नेंस का था ही नहीं। बट लेकिन ये था स्टेट गवर्नेंस के, आप चाहो तो आप बना लो लोकल गवर्नेंस, चाहो तो नहीं बना लो। अगर बना भी लेते हैं तो कॉन्स्टिट्यूशनली उनको कोई ऑब्लिगेशन नहीं था कि भाई आपको उनको ये पावर्स देने ही हैं। तो एक हिसाब से जो ब्रिटिश टाइम से जो जद्दोजहद चल रही थी, जिस मॉडल को उन लोगों ने चालू किया, वही मॉडल था, बट बहुत मिनिमम राइट्स के साथ था। तो कॉन्स्टिट्यूशन 74th अमेंडमेंट जब आया, तो इस सरकार ने जो म्युनिसिपैलिटीज बिल जो इंट्रोड्यूस किया, जो फर्दर जाके एक्ट बना, इस एक्ट में कॉन्स्टिट्यूशन में एक और पार्ट ऐड किया। कॉन्स्टिट्यूशन के बहुत सारे पार्ट्स हैं, हर पार्ट अपनी अपनी चीजों को डिफाइन करता है। जैसे पार्ट 3 आपके फंडामेंटल राइट्स डिफाइन करता है, पार्ट 4 आपके स्टेट के डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज डिफाइन करता है। तो एक नया पार्ट जो है कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड हुआ, पार्ट 9A अमेंडमेंट को रिफ्लेक्ट करता है।
तो इसी के साथ साथ जो है जो म्युनिसिपैलिटीज एक्ट हुआ, इसने ये पार्ट ऐड किया। इसके साथ साथ इसने कॉन्स्टिट्यूशन में एक नया शेड्यूल भी ऐड किया, शेड्यूल 12। मैं फर्दर बताऊंगा आपको कि शेड्यूल में क्या क्या बातें हुई, यहाँ क्या बातें हुई। तो बहरहाल समझने की बात यह है कि लोकल गवर्नेंस का मॉडल जो है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, अगर आपको पढ़ना है, समझना है इसको अच्छे से, तो आप 74th अमेंडमेंट में आए, आप ये याद रखेंगे। इसके बाद आप ये याद रखेंगे, आपको अगर जानना है उसको अच्छे से, तो पार्ट 9A पढ़ेंगे कॉन्स्टिट्यूशन का। इसके अंदर आर्टिकल 243P से लेकर आर्टिकल आपका 243ZG तक, लगभग 18 कुछ आर्टिकल्स में जो है ये पूरा मॉडल लिखा हुआ है गवर्नेंस का, कि भाई म्युनिसिपैलिटी वजूद में कैसे आएगी तो किस तरह से इलेक्शंस किए जाएंगे, चेयरमैन के इलेक्शंस किस तरह से होंगे, किस तरह से तबकों में डिवाइड होगा, किस तरह की म्युनिसिपैलिटीज आएगी। हम लोकल गवर्नेंस की जब बात करते हैं तो दो तरह के होते हैं, एक अर्बन लोकल गवर्नमेंट, एक रूरल लोकल गवर्नमेंट। तो रूरल लोकल गवर्नमेंट आपका हो गया पंचायत साइड, पूरा ग्राम पंचायत, आपका डिस्ट्रिक्ट पंचायत, तालुक पंचायत। और जिस जानकारी के लिए बता दे रहा हूं कि पंचायत का जो सिस्टम था वो भी इसी 1992 में ही लागू हुआ था, बट 73rd अमेंडमेंट में उसको लागू किया गया था। 74th अमेंडमेंट में जो है हमारा अर्बन लोकल गवर्नमेंट आई। रूरल मतलब विलेज साइड की जो पंचायत सिस्टम है वो 73rd अमेंडमेंट में आई। तो ये चीजें जो है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर आर्टिकल 243P से लेकर 243ZG तक ये सारी चीजें लिस्ट आउट की गई है कि कैसा मॉडल हो सकता है। किसी को भी अगर जानना है तो उन चीजों को पढ़े और बेसिक जो है आपको एक स्ट्रांग हो जाएगा कि भाई गवर्नेंस होता क्या है। स्टेट गवर्नमेंट के बारे में हम जानते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट के बारे में हम जानते हैं, लोकल जिस जगह पे हम लोग जा रहे हैं, जिस जगह हम रिप्रेजेंट करेंगे, उसकी सारी हमें फंक्शनिंग हमें बेसिक पता रहेगा। और जब बेसिक हमें जानकारी होगी तो हम उसके आगे रख के हम सोच सकते हैं कि भाई हमारे हक क्या क्या, हम क्या क्या कर सकेंगे। बहरहाल तो ये जो म्युनिसिपैलिटीज एक्ट आया 3 में जो है इसको इम्प्लीमेंट किया गया। तो अगर आपको याद करना है इस चीज को तो बेसिक ये है कि भाई 1991 में बिल इंट्रोड्यूस किया, 1992 में जो है उसके 1 साल बाद बिल को जो है दोनों हाउस में पास करके उसको एक्ट बना दिया गया, और फिर 1 साल लग गया उसको हर जगह पूरे हिंदुस्तान में इम्प्लीमेंट करने में, जो 1993 में इम्प्लीमेंट हुआ। तो ये एक्ट जो है बहुत सारी चीजों को बताता है कि भाई गवर्नेंस कैसे हो, क्या हो, किस हिसाब से हो। और लोकल अर्बन लोकल गवर्नमेंट जो है सिर्फ म्युनिसिपैलिटीज उसमें नहीं आती। अगर मैं प्रॉपर कहूं तो 8 तरह के अलग अलग अर्बन लोकल गवर्नमेंट्स होते हैं। इसमें आपका म्युनिसिपैलिटी, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, नोटिफाइड एरिया कमेटी, टाउन एरिया कमेटी, कंटोनमेंट बोर्ड, इसी तरह के 8 अलग अलग अर्बन लोकल गवर्नमेंट होते हैं, जिनमें से एक हम जिसके लिए हम लोग अभी जद्दोजहद कर रहे हैं वो म्युनिसिपैलिटी के लिए है। और म्युनिसिपैलिटीज जो है उस एक्ट के अंदर ऐसे डिफाइन किया गया है भाई 3 टाइप्स की होगी, 3 जगहों के लिए डिफाइन की होगी। एक आपका नगर पंचायत जो ट्रांजिशनल एरिया के लिए होगी, वो मैं बताऊंगा आपको क्या होता है। फिर होता है आपका म्युनिसिपल काउंसिल, जो वानियमबड़ी में जो है वो म्युनिसिपल काउंसिल है। और फिर एक आता है आपका म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, जो बड़े तबकों के लिए, बड़े जगहों के लिए, जहां पे पॉपुलेशन ज्यादा होती है, जैसे सिटीज, मद्रास कॉर्पोरेशन, मुंबई म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, उन जगहों के लिए होगी। तो ये नगर पंचायत जो मैंने आपको बोला जो ट्रांजिशनल एरिया के लिए होगी। ट्रांजिशनल एरिया वो एरिया है जो कभी विलेज थे और धीरे धीरे जो है ट्रांजिशन हो रहा है, मतलब तब्दीली उनमें आ रही है और अर्बन में जो है चेंज हो रहा है, अर्बन एरियाज में। तो इन 3 जगहों पे जो है अर्बन इलेक्शन म्युनिसिपैलिटीज के चलते हैं। और भी जानकारी अगर इस बारे में आपको बताऊं तो एक क्वेश्चन आपके दिमाग में आ सकता है कि भाई इन तीनों का एस्टेब्लिशमेंट कैसे होगा, कौन देखेगा कि भाई ये म्युनिसिपल काउंसिल होगा, ये म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन होगा, ये नगर पंचायत होगा। तो बेसिकली कॉन्स्टिट्यूशन में ऑलमोस्ट सारे अर्बन लोकल गवर्नमेंट गवर्नेंस की जो पावर जो है स्टेट गवर्नमेंट को दी गई है। और स्टेट गवर्नमेंट ये कहता है कि जो उस स्टेट का गवर्नर होगा वो डिसाइड करेगा कि कौन सा एरिया म्युनिसिपल काउंसिल है, कौन सा एरिया कॉर्पोरेशन होगा, कौन सा एरिया आपका नगर पंचायत होगा। तो बहरहाल ये सारी चीजें कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर और आर्टिकल 243P से लेकर 243ZG तक कॉन्स्टिट्यूशन में आपको पूरी तरीके से लिखी गई है। टेन्योर क्या होना चाहिए म्युनिसिपैलिटी का, कितने साल तक चलेगी, कितने % रिजर्वेशन होना चाहिए औरतों के लिए, कितने जनरल वार्ड्स होने चाहिए, एक तबके के अंदर कैसे डिवीजन होगा, कैसे छोटी छोटी कॉन्स्टिट्यूएंसीज बनेगी, उनको क्या बोला जाएगा, उनको वार्ड बोला जाएगा। और उस कॉन्स्टिट्यूएंसी से जो चुन के आएंगे उम्मीदवार, उनको वार्ड काउंसिलर्स बोला जाएगा। जो 12th शेड्यूल की जो बात की थी, जो 12th शेड्यूल ऐड हुआ था,
इस 12 शेड्यूल ने तकरीबन इसमें भी 18 अलग अलग ऐसे फंक्शंस दिए गए हैं जो म्युनिसिपैलिटी कर सकती है। जैसे विक्रम साहब ने बताया कि म्युनिसिपैलिटी का काम एक ही चीज तक महदूद नहीं रहता है, रोड का काम करेगी, वो डेवलपमेंट का काम करेगी, वो स्कीम्स का काम करेगी, ऐसे 18 अलग 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 चीजों को कॉन्स्टिट्यूशन ने ही अपने 12 शेड्यूल में मेंशन किया गया है। चाहो तो आप उसको भी देख सकते हैं, तो आपको पूरा क्लियर एक पिक्चर मिल जाएगा कि भाई म्युनिसिपैलिटी होती क्या है और म्युनिसिपैलिटी के पावर्स कितने हैं और उसके क्या क्या फंक्शंस हैं। बहरहाल ये मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को इतनी अभी जानकारी हो गई कि भाई बेसिक्स आपको म्युनिसिपैलिटी की समझ में आ जाए। तो एक और मेरा मौजूद मुझे दिया गया कि एडवर्टाइजिंग और कैंपेनिंग रिलेटेड कि भाई इलेक्शन भी कैसे करें। तो ये एक बहुत ब्रॉड नीश है जिस पे मैं बात करूंगा, अगर तो बहुत वक्त लग जाएगा। तो इस पे मैं एक बेसिक चीजें बात करना चाहूंगा कि हम सब जानते हैं जैसे भी अब तक जो भी इलेक्शंस हो रहे हैं, अगर मैं मेथड्स और मीडियम की बात करूं तो आपके ट्रेडिशनल मेथड्स जो आपका प्रिंट मीडिया है, न्यूज़पेपर वगैरह, जहाँ पे आप अपनी एडवर्टाइजिंग कर सकते हैं, और आज के टाइम पे जो है मॉडर्न मीडिया जो है, सोशल मीडिया, काफी चीजें टूल्स है जिसका इस्तेमाल करके आप कैंपेनिंग कर सकते हैं। इन चीजों का आप प्रॉपर इस्तेमाल कैसे करें, किस तरीके से करें और क्या क्या टूल्स जो है वो यूज करना, ये इंशाल्लाह विक्रम साहब एक साथ मीटिंग रख के फर्दर बताया जाएगा। फिलहाल मैं आपको बेसिक ये समझाना चाहता हूँ कि भाई मेथड इंपॉर्टेंट नहीं है, मीडियम इंपॉर्टेंट, वो सेकेंडरी है। कि भाई पहले आपको ये जानना होगा कि हम क्या मैसेज पहुंचाना चाहते हैं, किस मैसेज को लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं, किस तरह पहुंचाना है, किस किस मीडियम से पहुंचाना है, ये अलग बात है। ये दूसरी सेकेंडरी बात है। प्राइमरी बात ये है कि जो जो अभी इसको आने वाले इलेक्शंस में हिस्सा लेने वाले हैं उनको ये चीज क्लियर होनी चाहिए कि भाई मुझे मेरे आवाम तक क्या मैसेज मुझे पहुंचाना है, और वो मैसेज पाएगा जब वो अपने वार्ड का, अपने एरिया पे सारे प्रॉब्लम जानता हो, पूरे वार्ड का वो उसने जायजा लिया हो और अपने वार्ड की क्या कमियां हैं, क्या खामियां हैं, कौन जरूरतमंद है, कहाँ पे किस चीज की जरूरत है। ये तो बेसिक चीजें, और मैं उम्मीद करता हूँ ये हम सभी करेंगे। इसके अलावा एक बहुत मेजर और इम्पोर्टेंट वे है मार्केटिंग का या एडवर्टाइजमेंट का, जो है बहुत पहले से चला आता है और बहुत सिंपल और बहुत जरूरी टूल है, वो है वर्ड ऑफ माउथ। आप जो बातें करेंगे आपके वार्ड वालों से और आपके पीछे जो आपके बारे में वो लोग बातें करेंगे और जिस हिसाब से बातें फैलेंगी, वो बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा है मार्केटिंग का। ये ट्रेडिशनल और मॉडर्न मार्केटिंग को अगर आप साइड भी कर दें, इसी वर्ड ऑफ माउथ से जो है आपकी बातें फैलेंगी। तो इसके लिए मैं चंद चीजें आपसे ये कहना चाहूंगा कि भाई वर्ड ऑफ माउथ के लिए अगर आप लोगों तक अपनी बात पहुंचानी है और आप चाहते हो कि लोग आपकी बात दूसरों तक पहुंचाएं, तो कोई ये कैंपेनिंग का एक दौर नहीं चलता है कि भाई मुझे अभी इस तरह की बात करनी है। आपको ये अपने जहन में लाना होगा कि मुझे अपने वार्ड के बारे में पहले जानना है सारा, और आपको अपने कैरेक्टर बिल्ड करना पड़ेगा इस हिसाब से कि मैं किसी भी महफिल में बैठूं और बात करूं या अपने रोजमर्रा की जिंदगी में किसी से भी बात करूं, कुछ भी करूं, आप अपने आइडियाज को कैसे एक्सप्रेस करेंगे वो आप सबसे पहले तन्हाई में वो डिसाइड कर लेंगे। क्योंकि आपकी जो जज्बा है, आपका जो आइडिया है, लोगों को लेके आपकी जो फिक्र है, वो तब तक काम में नहीं आएगी जब तक आप उसको अच्छी तरह से एक्सप्रेस करना, इजहार करना नहीं जानेंगे। जब आप उसको इजहार करना समझ जाएंगे, कैसे एक्सप्रेस करना जान लेंगे, उसके बाद जो है बाकी सारी चीजें आसान हो जाएंगी। जब तक ये सारे आइडियाज, सारी फिक्र आप तक ही महदूद अगर रह जाएगी तो फिर ये किसी काम की नहीं। तो पहले आप अपने वार्ड का जायजा लेंगे क्लियरली, वो तो हम सभी करेंगे इंशाल्लाह। उसके बाद आप अपने आप को कैसे इजहार करते हैं और अपने कैरेक्टर को आप आगे वाले तक कैसे पहुंचाते हैं, अपने आइडियाज को आप आगे वाले तक किस हिसाब से रखते हैं। मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बताता हूं कि कभी भी मैंने जो भी इलेक्शंस में मतलब कॉलेज के यूनियन इलेक्शंस हो, जाहिर सी बात है इस लेवल के नहीं होते, कुछ हजार बच्चों के होते हैं, बट स्टिल उस इलेक्शन में जो है मैच्योरिटी लेवल बहुत कम होता है बच्चों का, और यहाँ पे बहुत ऐसी चीजें हो जाती है कि किसी ने किसी की बुराई की, किसी ने किसी को क्रिटिसाइज किया, ये सारी चीजें चलती है। बट यही चीज जो है आपको नहीं करनी है। जहां पे आपको दूसरों से मुखालिफत करना है आप जरूर करें, बट लेकिन आप अपनी बात जब उन तक रखेंगे तो आप अपनी अच्छाई की बात करेंगे। दूसरों की बुराई की बात है, दूसरों को क्रिटिसाइज करना, उनको नीचा दिखाना, ये बातें आप नहीं करेंगे। ये मैं इसलिए बोल रहा हूँ, ये तो चलो हमारा इस्लाम ही सिखाता है कि बेसिक चीजें हैं, बट स्टिल
याद रखिए, जब आप लोगों से गुफ्तगू करते हैं, जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ तो मेरा आपसे कनेक्शन बना हुआ है। आप अपने दोस्त अहबाब से बात करें या किसी भी महफिल में आप बैठ के बात करें, वो कनेक्शन तभी बनता है जब आप अच्छी बात करते हैं। और अच्छी बात करने के लिए आपको पहले दिमाग में ये सोच लेना है, ये अपना कैरेक्टर बिल्ड कर लेना है, अपनी जिंदगी में बिल्ड कर लेना है कि भाई मैं अपनी अच्छाई रखूंगा, भले ही दुनिया में जो भी बुराई हो, या मुखालिफत करने की जरूरत पड़े तो उसका जरूर करेंगे, बट लेकिन अपनी अच्छाई रखेंगे, लोगों की राय लेंगे, उनकी राय लेने के बाद हम क्या सोचते हैं ये हमारी राय हम रखेंगे लोगों के सामने। ये रखने से आपका क्या होगा, आप जब लोगों से मिलेंगे, जब इन बातों को आप करेंगे, आपके जाने के बाद उन महफिलों में जो आप लोगों की बात, मतलब लोग आपके बारे में बात करेंगे, उनके पास एक ही कंटेंट होगा जो जो आपने उनको दिया है। अगर उनको 10% भी जो आपने बोला है वो याद रहेगा, तो आपकी वही बात करेंगे कि जो आपने उनको बोल के गए हैं। फॉर एग्जाम्पल के चलो इलेक्शन का वक्त आ गया, अब आवाम को डिसाइड करना है कि भाई इस कैंडिडेट को वोट करे या इस कैंडिडेट को वोट करे। तब आवाम सोचे कि भाई इस कैंडिडेट ने क्या किया, इसका एक्सपीरियंस क्या, इसने क्या बोला था, और आपके बारे में सोचे कि भाई इसने जो इस महफिल में इसने क्या बात की थी। तो इन दो चीजों को लेके आवाम सोचेगी। बड़े 10% आपने जो उनको बोला हो या रोजमर्रा की जिंदगी में आप उनके लिए कुछ किए हो, आवाम वही याद रखेगी। तो इसीलिए अच्छे अखलाक और अच्छी सोच और आपका जो आवाम के ऊपर जो आप इतनी मेहनत करते हैं और आपका जो भी नजरिया, वेलफेयर पार्टी ऑफ इंडिया का जो भी आइडियोलॉजी है, ये सारी चीजें आप पहले एक प्रॉपर तरीके में चैनलाइज कर लेंगे अपने थॉट्स को कि भाई मुझे एक्सप्रेस कैसे करना है, और ये चीज अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाएंगे। ये नहीं कि सिर्फ कैंपेनिंग तक का, ये जिंदगी का अपना हिस्सा बनाएंगे ताकि आप किसी से भी बात करें, आपकी कैरेक्टर की बात जो है आपके जाने के बाद वो करना चाहिए। तो ये बेसिक चीज है मार्केटिंग की। बाकी जो भी ट्रेडिशनल मेथड है मार्केटिंग के, मॉडर्न मेथड्स हैं, ये इंशाल्लाह मुख्तलिफ कैंडिडेट्स की में मैं और रिसर्च करके उसमें हम लोग डिस्कस करेंगे। तो इसी के साथ साथ मैं वेलफेयर पार्टी ऑफ इंडिया का शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने इस पौधे को पेड़ बनने का मौका दिया, और ये सारी चीजें जो मैं आज इतना काबिल हूँ कि यहाँ खड़े होकर आपके सामने बोल रहा हूँ, ये इसका मैं एक ही पूरा वो जो अपने वालिद साहब को देना चाहूंगा। बचपन से उनके सियासी सफर को देखते हुए बड़ा हुआ हूँ, और उनके सियासी तजुर्बे ने बहुत कुछ मुझे भी सिखाया है। और अभी भी कभी भी हमारी बात होती है तो एक आवाम की फिक्र होती है उन बातों में, और बचपन से मैं ये कहूँ कि मेरे दिमाग में कर दी गई है बात के पैदा हुए, कमाई की, पढ़ाई की, कमाई की, फिर अपने अहलो अहबाब, अपने अहल खाना तक जो है महदूद होके वफात हो गए। तो उस ऐसी जिंदगी का जो है हमारी नजर में कोई वैल्यू नहीं है। दिमाग में ये डाल दिया गया कि आप कितना भी पढ़ाई कर लो, जो भी कमाई कर लो, वो मैटर नहीं करता जब तक आपके दिमाग में एक आवाम की, कौम की जो है आप फिक्र नहीं लेके आएंगे, आप उतर के वो कौम के लिए काम नहीं करेंगे। जिस तबके से आप आते हैं, जिस शहर से आप आते हैं, जिस देश से आप आते हैं, उनके लिए आप काम नहीं करेंगे, तब तक जो है हमारी आवाम जो है, हमारी कौम जो है वो आगे नहीं बढ़ सकती। हर एक आदमी अपने मफाद का अगर सोचने लग गया, पहले ख्याल हो के आज बैठे हैं कि भाई आवाम के लिए कुछ करेंगे, ये चीज नहीं हो पाएगी। तो इसका मैं अपने वालिद साहब का बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने बचपन से तरबियत दी है, और दोबारा मैं वेलफेयर पार्टी ऑफ इंडिया का शुक्र अदा करना चाहता हूँ। समझा, मेरी चीज़ों को समझा, और मुझे जो है आने वाले इंतखाबात में कंटेस्ट करने का मौका दिया। जज़ाकल्लाह खैर।